फाइन, ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था कि आपने ये ट्रेडिशनल और मॉडर्न के हिसाब से क्लासिफिकेशन करके आना है। करके आए हो, वेल एंड गुड, चेक करना, ठीक है, और फिर मुझे बताना कि कितने गलत थे आपके, ठीक है। सारे सही थे तो वो भी बताना। आपको करना क्या था, ट्रेडिशनल के हिसाब से लिखना था कि रियल है, नॉमिनल है या पर्सनल है, और मॉडर्न के हिसाब से लिखना था कि एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है या कैपिटल है। फाइन, कैश पे आते हैं। ट्रेडिशनल के हिसाब से बताइए, रियल है, एसेट है, और यहां पे एसेट। कैपिटल पर्सनल, और मॉडर्न में कैपिटल के अंडर में आएगा। गुड। बैंक बैलेंस यहां पे पर्सनल है और मॉडर्न में क्या बन जाता है, एसेट। बैंक ओडी पर्सनल है और लायबिलिटी है। आप देखो पर्सनल की प्रॉब्लम देखो, एसेट पे भी एक ही रूल लग रहा था, लायबिलिटी पे भी एक ही रूल लग रहा था। समझ में आ रहा है आपको। सेल्स नॉमिनल एंड रेवेन्यू या इनकम जो भी कह लीजिए आप, ठीक है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी रियल एसेट, वेरी गुड। आगे चलो, बैड डेट्स नॉमिनल और एक्सपेंस एंड एक्सपेंस कैटेगरी में आएगा। बाबू लायबिलिटी कैसे होगा, बैड डेट्स क्या होते हैं, बैड डेट्स होते हैं जो पैसे डूब जाते हैं, है ना। ओके, डिस्काउंट अलाउड अगेन नॉमिनल एंड एक्सपेंस। डिस्काउंट रिसीव्ड नॉमिनल एंड इनकम साइड पे आएगा, हाँ रेवेन्यू की बात। प्रीपेड रेंट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है, पर्सनल अकाउंट है। ये मैंने बताया था कि नॉमिनल के साथ जब भी कोई प्रीफिक्स या सफिक्स लग जाए वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल बन जाता है, बताया था ना। फिर गलती कैसे कर रहे हो, ये पर्सनल है और यहाँ पे एसेट है। आउटस्टैंडिंग सैलरी अगेन ये पर्सनल है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है, यहाँ पे लायबिलिटी है। प्लांट एंड मशीनरी ये तो सिंपल है, रियल एंड एसेट। अभी तक एक गलत हुआ बच्चे आपका। पेटेंट्स रियल एसेट, इंटेंजिबल एसेट है। गुडविल भी, कॉपीराइट्स सेम है, रियल और एसेट। आगे चलिए बच्चों, इंटरेस्ट रिसीव्ड नॉमिनल इनकम पे आएगा, रेवेन्यू कह लीजिए। इंटरेस्ट पेड वेरी गुड। अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट पर्सनल है और एसेट है। अक्रूड इंटरेस्ट यानी जो मिलने वाला है, ठीक है। कैरेज इनवर्ड, बच्चों किसी को पता है ये कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड में क्या अंतर होता है? करेक्ट। अगर बायर कैरेज पे कर रहा है तो वो कैरेज इनवर्ड है, अगर सेलर पे कर रहा है तो वो आउटवर्ड है। दोनों ही एक्सपेंस है, नॉमिनल में आएगा। एक डायरेक्ट एक्सपेंस है और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। हाँ, when buyer pays carriage it is inward, when seller pays it is outward. This is direct, carriage inward और carriage outward indirect है। आपने पढ़ा था डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो डायरेक्टली परचेज से रिलेटेबल होते हैं। मान लो मैंने आपकी शॉप से कोई सामान खरीदा, फॉर एग्जाम्पल आपकी शॉप दिल्ली में है, ठीक है। दिल्ली से गुड़गांव आने के लिए जो किराया लगा, अगर वो मैं बेयर करूं तो मेरे लिए इनवर्ड है,
अगर आप बेयर करो तो आपके लिए आउटवर्ड। हाँ राइट, समझ में आया आपको? यानी जिस खर्चे के बिना परचेज या प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, राइट? करेक्ट। कन्वेयंस नॉमिनल एक्सपेंस, अरे किराया यार, कन्वेयंस यानी आने जाने का किराया। परचेज अगेन नॉमिनल एक्सपेंस, रूटीन का खर्चा है हमारा। लेकिन अगर हम स्टॉक कह दे तो रियल एसेट। परचेज और स्टॉक में कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? करेक्ट, परचेज ट्रांजैक्शन है जिससे हमारा स्टॉक इंक्रीज हो जाता है। गुड। ड्रॉइंग्स, दोबारा सोच, उल्टा पुल्टा आंसर मत दे बाबू। ओनर से जुड़ा हुआ नॉमिनल कैसे हो सकता है? कहां ध्यान है? फर्नीचर रियल एसेट, ये तो सिंपल है। श्याम अ कस्टमर, कस्टमर यानी जिसको हमने सामान बेचा है। पर्सनल और एसेट, डेटर हमारे एसेट्स होते हैं, राइट? मोहन सप्लायर है जिसने हमें सामान सप्लाई किया, तो ट्रेडिशनल के हिसाब से ये पर्सनल है और यहां पे क्या हो जाएगा? वेरी गुड। आगे चलते हैं। रेंट रिसीव्ड नॉमिनल एंड रेवेन्यू। यस बच्चे, हाँ, तो एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट ही होता है ना। वो आप परचेज को डेबिट करते हो जब भी सामान खरीदते हो। परचेज अगर एक्सपेंस है, वो बढ़ रहा है तो डेबिट होगा। लेकिन परचेज करने से उसका जो इम्पैक्ट होता है कि हमारे स्टॉक पे आता है, हमारा स्टॉक बढ़ जाता है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट? ओके। कमीशन पेड नॉमिनल एंड एक्सपेंस, कमीशन खर्चा है क्या आप बोल रहे हो? कमीशन रिसीव्ड नॉमिनल इनकम, ट्रेडिशनल के हिसाब से नॉमिनल है, मॉडर्न के हिसाब से इनकम है। इन्वेस्टमेंट्स रियल एसेट। हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, हाँ जी, अच्छा, और नॉमिनल और एक्सपेंस, अच्छा। एसेट है। हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इज योर एसेट। क्यों? करेक्ट। चले आगे चले, जस्ट गिव मी अ मोमेंट बच्चों। चले बच्चे आगे बढ़े। सेल्स रिटर्न कहां तक हो गया हमारा? ओके, सेल्स रिटर्न पे आओ। नॉमिनल है, एक्सपेंस है नहीं, रेवेन्यू इनकम कम हो रही है हमारी, सेल्स इनकम है, राइट? परचेज रिटर्न नॉमिनल है और ये एक्सपेंस कैटेगरी में है, एक्सपेंस रिड्यूस हो जाता है हमारा रिटर्न से। बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट रिकवर्ड होता क्या है? जो पैसे पहले बैड डेट्स हो गए थे अब वो रिकवर हो जाते हैं। गुड। सो दिस इज नॉमिनल एंड रेवेन्यू इनकम। क्लैरिटी आ रही है बच्चों? अकाउंट्स कहां पे फॉल होते हैं, किस टाइप से? वेजेस, वेजेस और सैलरी में क्या अंतर है? वेजेस जो होती है वो रेगुलर बेसिस पे होती है, ओके, और सैलरी जो होती है वो नहीं वो भी रेगुलर होती है, हर महीने देनी पड़ती है। वेज को पर डे, हाँ, वेज को एक एक बोलो, एक। करेक्ट, सिंगल डिवाइस होता है कि एक दिन तुम्हें जितना काम करना उससे रिलेटिव होता है। ओके, और सैलरी कंफर्म, सैलरी कंफर्म होती है, वेज कंफर्म होती है। ऐसा कुछ नहीं होता है, गलत है। हम डेली वेज होगा सब 50 में देते तो हैं। डेली वेज की बात मत करो ना आप। जो फैक्ट्री में जो लेबर लगी होती है उसको जो वेज पे करते हो उसकी तो फिक्स होती है। गलत आंसर। आप बताओ।
चेंज होती रहती है। वेजेस इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, जो आपके फैक्ट्री लेबर होते हैं उनको दिया जाता है। सैलरी जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। वेज जो दिया जाता है वो प्रोडक्शन के लिए जो आपके एम्प्लॉयज होते हैं ना उनको आप पे करते हैं। सैलरी जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन एम्प्लॉय है उसको दी जाती है। समझ में आ रहा है आपको? सो वेजेस इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस विच इज डायरेक्टली रिलेटेबल टू प्रोडक्शन एंड सैलरी इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। समझ में आ रहा है आपको? मैं ये क्यों बता रही हूँ? वेजेस जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, सैलरी जाती है पीएनएल अकाउंट में। जब हम चैप्टर 2 पढ़ रहे थे ट्रेडिंग और पीएनएल समझाया था ना मैंने, कुछ लेट ज्वाइनीज हैं उनको नहीं पता होगा। ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस जाते हैं, पीएनएल अकाउंट में इनडायरेक्ट जाते हैं। फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि वेजेस जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है विच इज डायरेक्टली रिलेटेबल टू प्रोडक्शन, और सैलरी जो है वो क्या है? इनडायरेक्ट है। नॉमिनल और एक्सपेंस है। इलेक्ट्रिसिटी अगेन नॉमिनल एक्सपेंस। अब नॉमिनल ये जो आपने लिखा इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इसमें भी डिपेंड करता है कि फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी अगर पे कर रहे हो तो डायरेक्ट है, ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी अगर पे कर रहे हो तो इनडायरेक्ट है। इलेक्ट्रिसिटी एसेट कैसे हो सकता है? हर महीने बिल, अरे मेरा बच्चा सुन, इलेक्ट्रिसिटी का हर महीने बिल आता है। इलेक्ट्रिसिटी का जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसको आप एसेट बोल सकते हो। समझ में आ रहा है? लेकिन हर महीने बिजली का बिल आता है ना। ठीक है, आगे चलो। टेलीफोन अगेन नॉमिनल एक्सपेंस, पोस्टेज अगेन नॉमिनल एक्सपेंस, स्टेशनरी स्टॉक, स्टॉक बोला है, स्टॉक, यस। और स्टेशनरी एक्सपेंस बोलूं तो नॉमिनल और एक्सपेंस। वेरी गुड। डेप्रिसिएशन नॉमिनल एक्सपेंस। बच्चों ये एक्सरसाइज थोड़ी सिली जरूर लग रही होगी आपको, पर ये देखना बहुत काम आएगी आगे। सिली नहीं लग रही? अच्छा। अभिषेक द प्रोप्राइटर, पर्सनल एंड कैपिटल। वेरी गुड। अक्रूड कमीशन, अक्रूड रिसीवेबल, अक्रूड का पर्सनल एंड एसेट। ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है बच्चों। एचडीएफसी बैंक लोन, पर्सनल एंड लायबिलिटी। ट्रेडिशनल के हिसाब से देखें तो पर्सनल है, मॉडर्न में देखें तो लायबिलिटी है। लोन टेकन फ्रॉम अ रिलेटिव, सेम, पर्सनल और लायबिलिटी। बिल्स रिसीवेबल, पर्सनल एंड एसेट। हु इज दैट? रेवेन्यू वाला कौन था ये? बिल्स पेएबल, पर्सनल एंड लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी, यस, आई वांट दिस आंसर। डंडे लगाऊं सौम्या तेरे? हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और डंडे लगेंगे। आप बताओ, बताओ निश्चल। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सबको डंडे पड़ने चाहिए। बताओ आप, ईशान, तन्मय, अंशिका, कोई तो बताओ। 1 मिनट दूं? ठीक है, चलो सोचो। कह रहा है 1 मिनट दे दो, सारे रूल सोच लो। रियल सोचो, नॉमिनल सोचो, पर्सनल सोचो, और आंसर मिलेगा ना तो सिर में हथौड़ा लगेगा आपके। नॉमिनल और लायबिलिटी, बहुत अच्छे। गलत आंसर, गलत आंसर, गलत आंसर। सब गलत है, जो भी आंसर दे रहे हैं ना गलत है। मैं खड़ी हो जाती हूँ शांति से, आप लोग सोचो। आज जितने आंसर दे लो सारे गलत है। पहला होगा, 1 मिनट। कंटिंजेंट लायबिलिटी होती क्या बुक्स में रिकॉर्ड होती है? डू यू रिकॉर्ड इन बुक्स? देन व्हाई अप्लाइंग दिस इडियोटिक रूल्स? रूल्स इडियोटिक नहीं, आप लोग इडियोटिक बिहेव कर रहे हो। रूल्स तो सही है। हाँ, रियल, नॉमिनल, पर्सनल जितने आते थे सारे बोल दिए। कोई रूल नहीं लगेगा, बुक्स में लिखी नहीं जाती है, सारे एक से।
मैंने बोला था जितने आंसर दोगे सारे गलत है, अगर ये बोल देते कोई आंसर नहीं है तो ठीक होता, राइट। दिस इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, व्हाई यू आर अप्लाइंग रूल्स। समझ आया, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती कंटिंजेंट लायबिलिटी। ट्रेडमार्क्स रियल एसेट, कितने सारे आंसर मिले मेरे को। एक्सपोर्ट लाइसेंस अगेन रियल एसेट। रिपेयर्स नॉमिनल, कबीर ने तो इतना दिमाग लगाया कि पूछो मत। ओके, फ्रेट, फ्रेट इज किराया अगेन, कैरेज कह लो, एक ही चीज के अलग अलग नाम। हाँ, फ्रेट मतलब किराया समझ लो आप, किराए के अलग अलग नाम। हाँ जी, नॉमिनल एक्सपेंस। मोटर व्हीकल नॉमिनल एक्सपेंस, ये हो गया मोटर व्हीकल रियल एसेट। लैंड भी सेम है, रियल एंड एसेट। आगे चलिए बच्चों, कितने सही हुए अभी तक? अब अच्छा कितने गलत हुए मुझे बताओ आप? 3 गलत हुए। पीछे आपके कितने गलत हुए अभी तक? 4 गलत हुए, कोई बात नहीं। प्री रिसीव्ड कमीशन है, पर्सनल और लायबिलिटी। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है, बहुत सही बताया। एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, पर्सनल एंड लायबिलिटी, ठीक है। इनकम टैक्स पेड, गलत। इनकम टैक्स पेड, सुनो इसका आंसर सुनो। इनकम टैक्स जो पे होता है वो ड्राइंग स्ट्रीट होता है। क्या होता है? ड्राइंग्स। क्यों होता है उसका कारण समझो। इनकम टैक्स जो पे होता है वो ओनर पे करता है। कौन पे करता है? हम यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं। ओनर की इनकम पे टैक्स जाता है तो दैट इज ट्रीटेड एज ड्राइंग्स। समझ में आया? इनकम टैक्स जो पे होता है ड्राइंग स्ट्रीट होता है। तो अब आप इसका आंसर दो। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स। Income tax paid is treated as drawings because it is paid on the income of owner. समझ में आ रहा है बच्चे? देखो क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ कि हम जो इनकम टैक्स पे करते हैं, जैसे अगर मैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करूंगी, है ना, तो उसमें सिर्फ ऐसा नहीं होता कि हम सिर्फ बिजनेस की इनकम डालते हैं। बिजनेस से जो मैंने अर्न किया वो, प्लस अगर मैंने कोई रेंटल इनकम अर्न की हो हाउस प्रॉपर्टी से, प्लस अगर मैंने कोई इंटरेस्ट इनकम कहीं से, हाँ रेंटल इनकम हो सकती है ना। मान लो मेरी कोई बाप दादा मेरे को प्रॉपर्टी देके गए होते और मैंने किराए पे चढ़ा रखी होती तो रेंट आता ना उसका, तो वो इनकम होती है। फिर मेरे बैंक में जो पैसे पड़े हैं उस पर इंटरेस्ट आ रहा है, वो इनकम होती है। तो हम सारा कुछ मिला के पे करते हैं। समझ में आ रहा है? इट इज ट्रीटेड एज ड्राइंग्स। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ओ दिस इज सिंपल। क्या पर्सनल क्यों नहीं हुआ? पर्सनली तो लिखा बच्चे, बताया ना। इनकम टैक्स पेड इज ट्रीटेड एज ड्राइंग्स इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटर। ड्राइंग्स, हाँ ड्राइंग्स ओनर की हो गई ना। ओके। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। अरे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कुछ भी बोल रहे हो, वो हैवी एडवर्टाइजमेंट था बच्चे। एडवर्टाइजमेंट और हैवी एडवर्टाइजमेंट में कोई अंतर है? एडवर्टाइजमेंट तो एडवर्टाइजमेंट होता है, इसमें क्या अंतर? सी, इसको आता है। आपको दोबारा समझाऊं एडवर्टाइजमेंट और हैवी एडवर्टाइजमेंट में अंतर? देखो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस क्या होता है, जो हम हर साल छोटा मोटा खर्चा करते हैं। जैसे मान लो मेरे बिजनेस की बात करते हैं, राइट, तो मुझे हर साल नई बैच बनने से पहले थोड़ा बहुत डिजिटल मार्केटिंग, थोड़ा बहुत क्या बोलेंगे, पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब थोड़ा बहुत खर्चा करना पड़ता है। मान लो मैं 25-30 हजार रुपए बैच शुरू होने से हर साल पहले लगाती हूँ, तो ये क्या हो गया? एडवर्टाइजमेंट का खर्चा। ये तो मेरे बिजनेस की। अब आप किसी बड़े बिजनेस का नाम लो, किसका लोगे? बायजूस का लेते हैं।
बायजूस का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहरुख खान। ऐड देखिए ना, बहुत सारी ऐड आती है। तो अब आप बताओ कि बायजूस क्या रोज हर महीने शाहरुख खान से ऐड करवा रहा है? क्या हर साल उसको पे कर रहा है? नहीं। वंस दे हैव हायर्ड, दे हैव क्रिएटेड एन एडवर्टाइजमेंट एंड दे आर रनिंग ऑन टीवी ईयर्स बाय ईयर्स, वही एडवर्टाइजमेंट चलती रहती है। और एग्जाम्पल लो, नैरोलैक का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो भी शाहरुख खान है ना। नैरोलैक की एड वही आती है बार बार, कितने साल से वही एड टीवी पे आ रही है। और एग्जाम्पल लो, कैडबरी, एक बार एड शूट हुआ वही टीवी पे आता रहता है बार बार, हर साल नहीं करते हैं, राइट। सो ये इतना हैवी एडवर्टाइजमेंट है कि आपको 1 साल से ज्यादा का बेनिफिट दे रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? सो इट इज योर एसेट। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी देखो रेवेन्यू एक्सपेंस हम कब बोलेंगे कि आपने कोई खर्चा किया और उसने सिर्फ 1 साल का फायदा दिया आपको। जैसे मैंने पैम्फलेट छपवाए, थोड़ा बहुत डिजिटल मार्केटिंग किया, तो वो एक बैच तक सीमित है, अगली साल मुझे फिर करना पड़ता है। से यस, सही बोला ना सौम्या? लेकिन जब हैवी एडवर्टाइजमेंट होता है तो वो 1 साल से ज्यादा का बेनिफिट दे जाता है। फ्यूचर बेनिफिट के कारण वो क्या कहलाता है? एसेट। समझ में आया आपको? फिक्टिशियस एसेट होता है वो। फिक्टिशियस एसेट क्या होता है, कौन बताएगा मेरे को? डेफर्ड रेवेन्यू का ही दूसरा नाम है फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस, फिक्शन वर्ड का क्या मतलब होता है? फेक। यानी एक्चुअल में ये खर्चा है, जो हैवी एडवर्टाइजमेंट है वो खर्चा ही है, पर ये खर्चा ऐसा है जिसमें एसेट की एक क्वालिटी प्रेजेंट है। एसेट क्वालिटी क्या होती है? फ्यूचर बेनिफिट। तो ये खर्चा ऐसा है जो आपको फ्यूचर बेनिफिट दे जाता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? फिक्टिशियस एसेट। अदरवाइज दिस इज एन एक्सपेंस। गेटिंग माय पॉइंट? इंश्योरेंस, ये तो नॉर्मल इंश्योरेंस प्रीमियम आप पे कर रहे हो। बच्चे अगर मैं यहाँ पे इंश्योरेंस की जगह लाइफ इंश्योरेंस लिख देती तो क्या होता? पर्सनल हो जाता, ड्राइंग्स हो जाती, राइट। अभी मैंने सिर्फ इंश्योरेंस लिखा है, जैसे अपने बिजनेस का ही कुछ इंश्योरेंस कराया हो, गुड्स का, जगह का, व्हाटएवर। देखो सिर्फ मैं इंश्योरेंस वर्ड बोलूंगी तो हम ये मानेंगे कि हमने बिजनेस के किसी चीज को लेके इंश्योरेंस कराया, मे बी मैंने अपने एसेट का करा लिया या गुड्स का करा लिया। लेकिन अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस लिख दूं, मतलब ये ओनर का लाइफ इंश्योरेंस है। लाइफ इंश्योरेंस तो जिंदा बंदे का होता है, तो वो ड्राइंग्स हो गई फिर। हाँ, और इधर पर्सनल हो जाए। समझ में आ रहा है आपको इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस का डिफरेंस? जी बताइए। सी, इंश्योरेंस का आपको प्रोसेस पता है क्या होता है? नहीं पता। इंश्योरेंस का, हाँ बताइए। कमिंग, रुक जा। इंश्योरेंस पहले प्रोसेस समझो होता क्या है। मान लो इस पैनल का मेरे को इंश्योरेंस लेना है, से फॉर एग्जांपल, क्योंकि ये करीब 170 180 के पड़ा था मुझे, तो सस्ती चीज तो है नहीं, मैंने सोचा चोरी हो जाए, टूट जाए, इससे अच्छा इंश्योरेंस ले लेते हैं, क्योंकि दोबारा खर्चा करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो हम इसका इंश्योरेंस लेते हैं। अब इंश्योरेंस में होता क्या है? इंश्योरेंस एक पॉलिसी होती है। मान लो ये इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, इसके और मेरे बीच में एक पॉलिसी बनती है, अग्रीमेंट, जिसमें लिखा होता है कि इस एसेट को अगर कुछ भी हुआ, टूट फूट, चोरी, ये वो, तो इंश्योरेंस कंपनी हमें क्लेम पे करेगी। क्या वो मुफ्त में ऐसा करती है? नहीं। ये पॉलिसी जो बनी ये मेरा एसेट है, लेकिन इस पॉलिसी के बदले ये जो इंश्योरेंस कंपनी है मेरे से रेगुलर प्रीमियम लेती है। क्या लेती है? प्रीमियम लेती है। मे बी वो प्रीमियम क्वार्टरली हो सकता है, 6 मंथली हो सकता है, एनुअल हो सकता है, जैसे भी टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो ये जो हम इंश्योरेंस प्रीमियम इस कंपनी को हर महीने या हर 6 महीने या हर साल पे करते हैं, ये हमारा एक्सपेंस होता है। इंश्योरेंस फ्यूचर में बेनिफिट देगा, इट इज योर पॉलिसी, वो जब मिलेगी तब। लेकिन फिलहाल आपके लिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है बच्चे, आप मुझे ये बताओ। सिर्फ हर महीने आप प्रीमियम पे कर रहे हो या हर साल पे कर रहे हो, वही हो रहा है। आपके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में जो टाई अप हुआ इस पैनल को लेके कि भाई इसे अगर कुछ डैमेज होगा तब कंपनी इसे पे करेगी, लेकिन उसके बदले में ये हमसे क्या ले रही है? ये कंपनी क्या ले रही है बताओ? प्रीमियम ले रही है, जो कि एक रेगुलर नेचर का एक्सपेंस है, विच यू आर पेइंग ऑन रेगुलर बेसिस। तो इसलिए ये क्या हो गया? नॉमिनल एंड एक्सपेंस। आगे चले, क्लियर हुआ इंश्योरेंस पॉलिसी होती क्या है? ओके। पावर एंड फ्यूल नॉमिनल एंड एक्सपेंस है ये तो।
बैंक चार्जेस, नॉमिनल एक्सपेंस। क्या कह रहा बच्चे, सुनो, बैंक चार्जेस, बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, आई अग्री। बैंक चार्जेस क्या है, बैंक चार्जेस का मतलब बताओ पहले आप मुझे, बैंक चार्जेस होते क्या, कैसे होते हैं, आप मुझे पहले, नहीं पता। बैंक जो चार्ज लेता है, किस चीज का चार्ज लेता है? देखो बैंक अलग अलग टाइप के चार्जेस लेता है, कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ आपको। जैसे एक तो हमारे पास जो एसएमएस आते हैं ना, मान लो आप कोई भी, मान लो बच्चा मेरे अकाउंट में फीस पे करता है तो मेरे पास मैसेज आता है, इसको बोलते हैं इंस्टा अलर्ट। क्या बोलते हैं? तो इंस्टा अलर्ट चार्जेस लेता है बैंक आपसे। फिर अगर आप किसी को इमीडिएट पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं, ठीक है, आरटीजीएस वगैरह करते हैं, तो उसके भी आपको आईएमपीएस के चार्जेस लगते हैं, 5-7 रुपए होते हैं, ज्यादा नहीं। मान लो आपके बैंक में टर्म्स एंड कंडीशन है कि मिनिमम बैलेंस आपके अकाउंट में 10,000 होना चाहिए, अगर आप वो मेंटेन नहीं करते तो इनएडिक्वेट बैलेंस चार्जेस लगते हैं। इस टाइप के अलग अलग चार्जेस बैंक आपसे लेता है। तो डोंट यू थिंक ये आपके बिजनेस के लिए खर्चा हो गया? हाँ बोलो। ओके, लॉस बाय फायर, नॉमिनल एक्सपेंस। डिविडेंड, नॉमिनल इनकम। डिविडेंड क्या होता है? हाँ, रिटर्न ऑन शेयर्स। डिविडेंड रिसीव्ड, यस, आपने कहीं पे कोई शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया, उसके बदले डिविडेंड आता है आपको। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अगेन नॉमिनल और इनकम है, ठीक है। फैक्ट्री की लाइटिंग, नॉमिनल और एक्सपेंस। फैक्ट्री डायरेक्ट एक्सपेंस है, बिल्कुल सही बताया आपने। ऑडिट फीस क्या होती है बच्चों? यस, जो आपका बुक्स इन्वेस्टिगेट करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट आपसे चार्ज करता है, दैट इज कॉल्ड ऑडिट फीस। अगेन इट इज नॉमिनल एंड एक्सपेंस। आज की क्लास में ये लिस्ट ही हो पाएगी क्या? एम्प्लॉय पीएफ, एम्प्लॉय पीएफ ये नहीं पता, ओके, आप बताइए। यस, कोई समझाना चाहेगा? पीएफ, यस, जब वो बंदा फॉर्म, हाँ बोलिए, कट जाता है, हाँ ठीक है, और उतना ही पार्ट कंपनी भी उसमें जोड़ती है, और वो जब एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाता है तब उसे वो दे दिया जाता है। एम्प्लॉय पीएफ पर्सनल है, क्यों? क्योंकि उस फंड में जो पैसे इकट्ठे कर रखे हैं वो आपके एम्प्लॉयज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और लायबिलिटी है क्योंकि वो पे करने हैं आगे। लूज टूल्स, लूज टूल्स क्या होते हैं बच्चों? रियल और एसेट। ये तो आंसर नहीं पूछा, होता क्या है लूज टूल, ये पूछ रही हूँ। रियल और एसेट तो ठीक है। लूज टूल्स क्या होते हैं बच्चों, बताओ? नहीं मालूम, वेरी गुड, आप बताओ। लूज टूल्स आप बताओगे पीछे? नहीं, लूज भूल गए। देखिए आपको एग्जाम्पल देती हूँ मैं, आपको समझ आ जाएगा। लूज टूल्स, बेटर एग्जाम्पल केक का लेते हैं। जैसे केक बनाने के लिए मोल्ड्स वगैरह नहीं रखते बेकर्स, दैट आर कॉल्ड लूज टूल्स, राइट? फिक्स नहीं। देखो ये बेसिकली आपके बिजनेस को सपोर्ट कर रहे होते हैं, बट इसकी लाइफ बहुत शॉर्ट होती है, यू नीड टू रिप्लेस इट वेरी सून। लूज टूल्स क्या होते हैं? बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको बेकरी का बताया, जो मोल्ड्स होते हैं, जिग्स होते हैं, जिनसे वो अलग अलग शेप्स बनाते हैं, वो एक इसका एग्जाम्पल है लूज टूल्स का, ठीक है। फैक्ट्रीज वगैरह में भी हो सकते हैं, जैसे वो कुछ मान लो शेप देने के लिए डिवाइसेस जो रखते हैं, दैट आर कॉल्ड लूज टूल्स। समझ में आ रहा है? कुछ भी मान लो प्लेट को मोल्ड करने के लिए ही उनके पास कोई वो है, क्या बोलते हैं उसको यार हिंदी में, मुझे याद नहीं आ रहा, सांचा, सांचा बोलते हैं उसको, राइट? जिस शेप में आपको उस प्रोडक्ट को बनाना है, तो इस टाइप के जो सपोर्टिव छोटे छोटे टूल्स होते हैं, दैट आर कॉल्ड लूज टूल्स। हाँ, 1 महीने में एक बार चेंज नहीं होते, बट
जैसे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं हमारे, मान लो तुमने एक मशीन लगा दी, वो 10 साल चलेगी, पर लूज टूल्स वैसे नहीं होते, मान लो साल 2 साल चले फिर खत्म हो जाते हैं, राइट। लोन गिवन टू राधे, आपने किसी को लोन दिया है, लोन लेना लायबिलिटी होता है, तो लोन देना पर्सनल एंड एसेट। ऐसे समझोगे तो बेटर क्लैरिटी आएगी कि हम लोन लेते हैं तो लायबिलिटी है, तो देते हैं तो एसेट है। बिजनेस प्रीमाइसेस तो आपका एसेट है, रियल एंड एसेट। क्रेडिटर्स पर्सनल एंड लायबिलिटी, वेरी गुड। डेटर्स पर्सनल एसेट, बहुत अच्छे। आपको देखो ट्रेडिशनल भी क्लियर हो रहा है, मॉडर्न भी क्लियर हो रहा है साथ साथ। ब्रोकरेज तो एक्सपेंस है, कस्टम ड्यूटी एक्सपेंस है। प्रिंटर, प्रिंटर को क्या लिखोगे, रियल है और एसेट है। ऑफिस एक्सपेंसेस, ये तो नाम से ही समझ आ रहा है, नॉमिनल है और एक्सपेंस है। एयर कंडीशनर को क्या लिखोगे, एसेट है, वेरी गुड। कंप्यूटर्स रियल एसेट। कमीशन रिसीवेबल, यस, पर्सनल है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, बहुत अच्छे। आउटस्टैंडिंग रेंट पर्सनल लायबिलिटी, एक्सपेंसेस हैं बच्चे। अब मुझे बताओ, जिसने होमवर्क कर रखा था कितने गलत हुए, सबसे कम गलत किसके हुए। परचेज देखो नॉमिनल होता है, तो परचेज रिटर्न भी नॉमिनल हुआ, ट्रेडिशनल में समझ में आ गया। सेल्स नॉमिनल होता है तो सेल्स रिटर्न भी नॉमिनल हुआ। अब आ जाओ मॉडर्न पे, परचेज को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंस है। एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, लेकिन घटता है तो क्रेडिट होता है। ये परचेज रिड्यूस हो रही है, आपने कुछ परचेज किया वापस कर दिया, रिडक्शन इन एक्सपेंसेस हो गया, एक्सपेंस में फॉल करेगा, रहेगा एक्सपेंस पर वो रिडक्शन इन एक्सपेंस हो जाएगा। रूल तभी तो बनाया ना कि एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट कर दो, कम हो तो क्रेडिट कर दो। सेल्स में इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं, इनकम है, और जब इनकम घट जाती है क्योंकि सेल्स रिटर्न हो गया, वापस आ गया सामान, तो इनकम कम हो गई, रिडक्शन इन इनकम, डेबिट हो जाए। अक्रूड वर्ड होगा तो ये रिसीवेबल है, क्या है, रिसीवेबल अगर है तो एसेट हो गया, समझ में आया। आउटस्टैंडिंग वर्ड जनरली यूज किया जाता है एक्सपेंस साइड पे, तो वो पेएबल होता है, इसलिए क्या हो गया, लायबिलिटी हो गई। अब क्लियर है। अगर मान लो अक्रूड रेंट बोला है तो क्या आप समझोगे कि रेंट मिलना बाकी है। अगर रेंट रिसीवेबल लिख दिया तो वैसे ही कंफ्यूजन सॉर्ट आउट हो जाती है, फिर तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, फिर तो एसेट हो ही गया, राइट। तो आप ये नोट करें, रियल नहीं नॉमिनल एक्सपेंस है। आपने रियल क्यों लिखा है। फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री में जो लाइटिंग का खर्चा हो रहा है यानी बिजली का खर्चा, फैक्ट्री है, प्रोडक्शन हो रहा होगा वहां पे, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, समझ में आ रहा है। अगर आपकी ऑफिस में बिजली का खर्चा हो रहा होता तो ये इनडायरेक्ट होता है, दोनों खर्चे ही नॉमिनल और एक्सपेंस में फॉल करेंगे। फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है, क्लेम तब आता है जब कोई अनहोनी होती है। मैंने इसका इंश्योरेंस ले लिया, क्यों लिया कि कहीं चोरी हो गया, कहीं टूट गया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो हम क्यों लेते हैं इंश्योरेंस कि शायद ऐसा हुआ तो मैं एकदम से 2 लाख रुपए कहां से लाऊंगी, इससे अच्छा है थोड़ा थोड़ा हर महीने दे दूं, सेफ्टी तो हो जाएगी। पर ऐसा जरूरी तो नहीं है चोरी हो या टूटे, समझ में आ रहा है। गलत लॉजिक ही गलत है आपका। एडवर्टाइजमेंट तो हम करेंगे ना इस उम्मीद में कि भाई बिजनेस आए, लेकिन ये इंश्योरेंस का तो इससे कोई लेना ही देना नहीं है। इंश्योरेंस हम पॉलिसी क्यों लेते हैं। अच्छा एक और एग्जांपल लो, आपको बेटर समझ। हम मेडिक्लेम लेते हैं ना, मेडिक्लेम लेते हैं, क्यों लेते हैं कि अगर हम बीमार हुए, अगर हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, वहां 10 लाख का बिल बन गया तो कहां से भरेंगे, इससे अच्छा थोड़ा थोड़ा प्रीमियम
पर क्या हम ये दुआ मनाते हैं कि मैंने मेडिक्लेम ले रखा है, चलो बीमार होते हैं? कोई बोलता है ऐसा? नहीं बोलता ना। तो मेडिक्लेम लेते हैं अनफोर्सिन सिचुएशन के लिए, कि एकदम से अगर आपको, अभी जैसे पास्ट की बात करें, मैं बहुत बीमार हुई थी लास्ट ईयर, ठीक है, आर्टिमिस में एडमिट हुआ, पर मेरा मेडिक्लेम था। क्या मैंने ये सोच के मेडिक्लेम लिया था कि मेरे को डेंगू हो जाएगा, मेरे को एडमिट होना पड़ेगा, मैं सीरियस हो जाऊंगी, 2 लाख रुपए लग जाएंगे? नहीं, हम लेते हैं कि एकदम से पॉकेट हिट ना हो। 2-4 लाख रुपए एकदम से पे करना मुश्किल हो जाता है मिडिल क्लास के लिए। अंबानी की बात नहीं कर रहे, अपने जैसे मिडिल क्लास लोगों की बात करते हैं। सो हम पॉलिसी क्यों लेते हैं? जस्ट फॉर द फ्यूचर सेफ्टी, पर जरूरी नहीं है कि वो अनहोनी हो। गेटिंग माई पॉइंट? हम लाइफ इंश्योरेंस भी लेते हैं इस डर में कि मर जाएंगे, पर क्या दुआ मनाते हैं रोज उठते ही कि मेरी पॉलिसी है, जल्दी मरूं तो अच्छा है? क्या फायदा होगा, राइट? तो हम यही सोचते हैं ना कि लंबा जिए। एनीवेज, आई होप अब आपको इंश्योरेंस का मुद्दा क्लियर है। क्या अब हम इस चैप्टर के प्रैक्टिकल पे चले? थ्योरी सॉर्टेड है, कुछ पूछना है? ट्रेडिशनल रूल्स क्लियर है, मॉडर्न रूल्स क्लियर है? चलिए, गुड, विल मूव टू प्रैक्टिकल नाउ। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। चलिए बच्चे, लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल पार्ट नाउ। इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपको इस चैप्टर में। एक तो आएगा कि एनालाइज द ट्रांजैक्शंस गिवन, और एक होता है प्रिपेयर टी शेप अकाउंट। 2 तरीके के क्वेश्चन है इस चैप्टर में, ठीक है। पहले हम ये बड़े वाले क्वेश्चंस करते हैं, छोटे टी शेप अकाउंट वाले बाद में करेंगे। ध्यान से देखेंगे कैसे करना है। एनालाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एज पर द ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच। दोनों से एनालिसिस करना है, अलग अलग, एक साथ नहीं करना है। पहले हम ट्रेडिशनल को शुरू करते हैं। देखो, मैंने यहाँ पे ये फॉर्मेट बना के दिया है। जब भी आपको एनालाइज द ट्रांजैक्शन बोलेंगे, ये फॉर्मेट आपको बनाना होगा। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। फर्स्ट कॉलम आपका होगा ट्रांजैक्शन, एज इट इज ट्रांजैक्शन कॉपी करना है, ठीक है, जो गिवन है। यहां पे जो दिया है वही हम कॉपी करेंगे। अगला होगा अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड, यानी इस ट्रांजैक्शन से कौन से अकाउंट इंपैक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट होगा नेचर, यानी ये जो अकाउंट आपने लिखा उसका नेचर क्या है। ट्रेडिशनल से कर रहे हैं तो रियल है, नॉमिनल है, पर्सनल है। अगर मॉडर्न से कर रहे हैं तो एसेट है, लायबिलिटी है, क्या है। हाउ अफेक्टेड, यानी रीजन लिखेंगे। बच्चों, मैं ये सेम फॉर्मेट बना रही हूं जो मैंने यहां पे लिख के दिया हुआ है, डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट कॉलम, दैट्स इट। अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड यहां पे है बच्चों, देखो ट्रांजैक्शन पहला कॉलम जिसमें हमें यही ट्रांजैक्शन कॉपी करना है। अगला अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड, इस ट्रांजैक्शन में कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व्ड हैं, इन 2 अकाउंट्स का नेचर क्या है, क्या रीजन है कि आप उसे डेबिट या क्रेडिट कर रहे हैं। सिंपल। पहले ध्यान से देखेंगे मैम कैसे कर रही है, फिर आप करेंगे। पहला ट्रांजैक्शन एज इट इज कॉपी करना है। मोहन स्टार्टेड बिजनेस। आपके हर एक ट्रांजैक्शन के लिए बच्चों 2 लाइन लगेंगी। मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अब आप मुझे बताएं यहां पे कौन से 2 अकाउंट इंपैक्टेड है, कैश एंड कैपिटल, ठीक है। हमें पहले ऊपर जो लिखना है वो डेबिट वाला आइटम लिखना है। एक कैश इंपैक्टेड है और एक कैपिटल। कैश अभी हम ट्रेडिशनल के हिसाब से कर रहे हैं बच्चों, तो रियल है, नॉमिनल है या पर्सनल है। कैश रियल है और कैपिटल पर्सनल है। हाँ बोलो। कैश को हम डेबिट क्यों कर रहे हैं, व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन डेबिट होता है। कैश बिजनेस में आ रहा है इसीलिए डेबिट। एंड हु इज द गिवर, कैपिटल। क्रेडिट इसीलिए हो रहा है क्योंकि ओनर इज द गिवर। आपको वो रीजन लिखना है यहां पे कि आप डेबिट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कैश इज कमिंग इन द बिजनेस। और कैपिटल को क्रेडिट इसीलिए कर रहे हैं, ओनर इज द गिवर। तो डेबिट की अमाउंट डेबिट में,
और नीचे वाली लाइन में इसके सामने 5 लाख। क्या आपको समझ में आया कैसे लिखना है? हाँ, ये नेचुरल पर्सन है, ओनर है, नेचुरल पर्सन है। वेरी गुड। चलिए ये हो गया। अगले ट्रांजैक्शन पे आते हैं। सो दिस इज हाउ यू विल एनालाइज द ट्रांजैक्शन। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। जी, कौन से 2 अकाउंट इंपैक्टेड है बच्चों? फिर से सोचो, परचेज और कैश। मैंने आपको बताया था ना कि जब भी हम सामान खरीदते हैं, स्टॉक बढ़ना या घटना तो इंपैक्ट है। रिकॉर्ड क्या होता है? परचेज रिकॉर्ड होता है। सो परचेज बताओ, रियल है, नॉमिनल है या पर्सनल है? नॉमिनल है क्योंकि खर्चा है। और कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है जो कि रियल है। परचेज नॉमिनल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसीलिए हम डेबिट कर रहे हैं। और कैश गोज आउट। हाँ बोलो ना। परचेज एक्सपेंस है इसलिए डेबिट हो रहा है, और कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है, रियल है, इसीलिए क्रेडिट हो रहा है। अमाउंट कैसे लिखेंगे? डेबिट का डेबिट में अमाउंट कितनी थी? सॉरी, 1 लाख थी। और क्रेडिट वाला क्रेडिट में लिखेंगे, नीचे वाली लाइन में, आमने सामने मत लिख देना ऐसे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। सो दिस इज हाउ यू विल एनालाइज। रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम राम इन कैश। गलत, दोबारा सोचें। कैश बिजनेस में आ रहा है और इंटरेस्ट आपकी इनकम है। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई एक्सपेंस या इनकम की बात होती है, हम नाम को इग्नोर करते हैं बच्चों, बताया था कि नहीं? यहां पे राम इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है आपको? तो यहां पे हम कैश और इंटरेस्ट। अब बताओ, कैश रियल है, नॉमिनल है या पर्सनल है? रियल है। और इंटरेस्ट नॉमिनल है। कैश comes in the business और interest is income। तो अमाउंट कितनी है बच्चों? 500 रुपए। आपको प्रेजेंटेशन समझ में आया कैसे करना है बच्चों? हाँ, बच्चे मैंने आपको बताया था कि देखो, या तो आप गुड्स खरीद रहे हैं या फिर आप कोई एसेट बाय कर रहे हैं, तब नाम का इंपॉर्टेंस होता है ये डिसाइड करने के लिए कि कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट। लेकिन जब भी कोई अदर देन दिस एक्सपेंस इनकम की बात होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं आप सारे मेरे एम्प्लॉय हैं, से फॉर एग्जाम्पल मैंने कबीर को सैलरी पे की, ट्रांजैक्शन दिया हुआ है पेड सैलरी टू कबीर 50,000। अब यहां पे मुझे बताओ, सैलरी टू कैश करना चाहिए या कबीर टू कैश करना चाहिए? क्योंकि कबीर इज नॉट इंपॉर्टेंट। समझ रहे हो? मेरे अकाउंट मेरे लिए तो सैलरी जा रही है ना, चाहे मैं आपको पे करूं, इसको पे करूं, किसी को भी पे करूं, एक ही है, सैलरी टू कैश। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जब भी कोई अदर यानी परचेज और एसेट के अलावा कभी भी नाम दिया होता है, हम उसे इग्नोर करते हैं। रीजन बीइंग, हमारे बिजनेस के लिए ये इनकम इंपॉर्टेंट है, वो बंदा इंपॉर्टेंट नहीं है। Are you getting my point? Okay. नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन पे बच्चों बहुत ध्यान देंगे। अकाउंट्स में प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। 2 नंबर फालतू आ सकते हैं अगर अच्छा प्रेजेंटेशन होगा तो। अच्छा, मैंने 3rd मिस कर दिया। ओके, कोई बात नहीं, मैं इसको 4th कर देती हूँ, इसको 3rd कर, सॉरी फॉर दैट। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 3rd मिस हो गई बच्चे, मैं अभी यहाँ पे, हाँ अब सही बताया आपने। कैश इंपैक्टेड है और सेल्स इंपैक्टेड है। कैश जो है वो रियल है, सेल्स जो है वो
नॉमिनल है, वेरी गुड। कैश कम्स इन और सेल हमारी इनकम है। हाँ, वेरी गुड, अब सीख गए आप, होशियार बच्चे हैं। फिफ्थ ट्रांजैक्शन, सॉरी बच्चों मैंने थर्ड मिस कर दिया था, मैंने फिर नीचे लिख दिया उसको। सोल्ड गुड्स टू अशोक। अब नाम कंसिडर करो, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है ये, है ना। अब बताओ क्या क्या इंपैक्टेड है। फिर गलत, अभी बोल रहा है क्रेडिट, खुद बोल रहा है क्रेडिट ट्रांजैक्शन है और फिर बोल रहा है कैश है। दोबारा सोचो बच्चों, इधर आप बताना चाहोगे पीछे। सोल्ड गुड्स टू अशोक, क्या क्या इंपैक्टेड है। अशोक और सेल्स, वेरी गुड। अशोक इंपैक्टेड है और सेल्स। बताइए, अशोक पर्सनल हो गया और सेल्स नॉमिनल हो गया। अशोक पर्सनल द रिसीवर हो गया और सेल इनकम हो गई। अमाउंट कितनी है बच्चों, 60। गुड, आगे चलिए। परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश है। यस, बहुत अच्छे। फर्नीचर है और कैश है, दो चीजें इंपैक्टेड है, ये दोनों ही रियल हैं। एम आई करेक्ट। एक बिजनेस में आ रहा है और दूसरा जा रहा है, वेरी गुड, होशियार हो गए बच्चों आप तो। फर्नीचर कम्स इन इसीलिए डेबिट हुआ, कैश गोज आउट इसीलिए क्रेडिट हुआ। अमाउंट कितनी है, 50। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों। क्या हो गया इस पेन को। ओके, नेक्स्ट पेड वेजेस। बताओ बच्चों, बताओ बच्चों जल्दी। कुछ हैंग हो रहा है आज मेरा सिस्टम ना। ठीक है, 7th पेड वेजेस 20। एक तो वेजेस हमारा एक्सपेंस है बच्चों। अगर मैं यहां पे लिख दूं पेड वेजेस टू श्याम, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेजेस टू कैश ही रहेगा, राइट। अरे नहीं, आई मीन टू से अगर वेजेस के साथ किसी का नाम भी दिया है तो दैट इज इररेलेवेंट, राइट, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट एन एक्सपेंस। वेजेस हमारा नॉमिनल है। कुछ इसमें प्रेस हो गया है लग रहा है मेरे को ना। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। अब ठीक है, नॉमिनल है और कैश क्या है, रियल है। एक्सपेंस है इसीलिए डेबिट हो जाएगा और ये गोज आउट। पूरा लिख लेना बच्चों, कैश गोज आउट। अमाउंट कितनी है। So this is how you analyze the transactions. See, this is not how you do accounting. ऐसे अकाउंटिंग नहीं होती है बुक्स में, जर्नल में होती है अकाउंटिंग। अभी हम जर्नल पे पहुंचे नहीं है, अभी तो हम बहुत बेसिक स्टेप पे है। जैसे कहते हैं ना ABCD सिखा रहे हैं आपको, वर्ड फॉर्मेशन बाद में सीखेंगे, राइट। सो कैश पेड टू महेश, यस, गुड। दो अकाउंट इंपैक्टेड है, एक महेश और एक कैश। महेश पर्सनल है और कैश क्या है, रियल। द रिसीवर, महेश इज द रिसीवर, कैश गोज आउट। क्या बाबू, हाँ, क्या चीज,
पर नाम दिया है तो तेरे को क्यों नहीं लिखना है? ऐसे बोला होता कैश पेड टू क्रेडिटर तो तुम लिखो क्रेडिटर, पर किसी का नाम दिया है तो फिर लिखो ना उसे। समझ में आया बच्चों? क्या आपको मेरी बात क्लियर हो रही है? देखो ये हमने जो क्लासिफिकेशन किया ये ट्रेडिशनल से किया। अब अगर आप इसे मॉडर्न से करते हैं, मैं मॉडर्न से आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, होमवर्क में आप लिख के आएंगे, अभी मैं समझाती हूँ। आंसर यही आएगा, कुछ भी करो आंसर सेम आएगा, चाहे आप ट्रेडिशनल पकड़ो मॉडर्न। देखते हैं, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, पहला ट्रांजैक्शन है मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ, आपने ये नोट कर लिया सबने? ठीक है, सो मैं अब आपको समझा रही हूं, आप एज अ होमवर्क इसे करके आएंगे मॉडर्न के हिसाब से कैसे होगा। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कैश इंपैक्टेड है, कैपिटल इंपैक्टेड है। कैश जो है वो एसेट के अंडर में फॉल करेगा, कैश जो है एसेट कैटेगरी में आएगा, कैपिटल जो है वो कैपिटल कैटेगरी में आएगा। कैश इंक्रीज हो रहा है और कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है, कैश इंक्रीज हुआ तो डेबिट, कैपिटल इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट। दूसरा देखो, यानी आपको रीजन में यहाँ पे सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज लिखना है, क्योंकि आपके मॉडर्न रूल तो यही सिखाते हैं ना, इंक्रीज एंड डिक्रीज। दूसरा देखो, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज इंपैक्टेड है और कैश इंपैक्टेड है। परचेज आ जाएगा एक्सपेंस में, कैश हो जाएगा एसेट। समझ में आ रहा है? एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है और एसेट डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए क्रेडिट। तो रीजन में इंक्रीज और डिक्रीज लिखे। रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम राम, कैश और इंटरेस्ट इंपैक्टेड है, कैश हमारा एसेट है, इंटरेस्ट हमारी इनकम है। कैश बढ़ रहा है, इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, दोनों इंक्रीज है। कैश एसेट है, बढ़ेगा तो डेबिट, इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट। समझ में आ रहा है मॉडर्न में और इसमें अंतर? अगला देखो, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश एंड सेल्स। कैश इज योर एसेट, सेल्स इज योर इनकम। एसेट इंक्रीज हो रहा है इसीलिए डेबिट, इनकम इंक्रीज हो रही है इसीलिए क्रेडिट। सिंपल। सोल्ड गुड्स टू अशोक, अशोक आपका एसेट है, डेटर एसेट, सेल्स आपकी इनकम है, एसेट इंक्रीज हो रहा है इसीलिए डेबिट, इनकम इंक्रीज हो रही है इसीलिए क्रेडिट। सिंपल है बच्चों, आपको रीजन में सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज लिखना है, सिंपलर एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल। अभी आप जैसे जैसे क्वेश्चंस करोगे ना, नींद में भी आपको ये रूल्स पता होंगे। अभी क्या है, अभी आपने जस्ट शुरू किया है बच्चों, इसीलिए, अदरवाइज सब क्लियर हो जाएगा जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। जर्नल चैप्टर कर लोगे उसके बाद तो ऐसे टिप्स पे होगा सब कुछ, ठीक है। सो चलिए आगे चलते हैं। परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर और कैश इंपैक्टेड है, फर्नीचर भी आपका एसेट है, कैश भी आपका एसेट है। एक इंक्रीज हो रहा है, दूसरा डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हुआ इसीलिए डेबिट, डिक्रीज हुआ इसीलिए क्रेडिट। पेड वेजेस, वेजेस एक्सपेंस है, कैश एसेट है, एक्सपेंस बढ़ा इसीलिए डेबिट, एसेट घटा इसीलिए क्रेडिट। सिंपल है बच्चों, इसके लिए रूल्स बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए। अब अगर आपको रूल्स याद नहीं है और मैम बोल रही है इंक्रीज डिक्रीज, तो उसका कोई सेंस नहीं है। बट आई होप लास्ट लेक्चर के बाद आपको रूल्स तो क्लियर है। कैश पेड टू महेश, महेश और कैश, महेश आपका क्रेडिटर है, लायबिलिटी थी जिसको आपने पे कर दिया, लायबिलिटी कम हो गई इसीलिए डेबिट, यहाँ डिक्रीज आएगा। ये एसेट है कैश, कम हो गया इसीलिए क्रेडिट, और एसेट डिक्रीज क्रेडिट। सिंपल है, आप करके आओगे इसको मॉडर्न के हिसाब से। कोई दिक्कत है? देखो एग्जाम पर से अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनल के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आने के चांसेस कम है, आपको पूछेंगे भी तो वो मॉडर्न के हिसाब से पूछेंगे। अभी हम और क्वेश्चंस करेंगे अगली क्लास में, अब लेकिन हम मॉडर्न के हिसाब से ही एनालिसिस करेंगे। नाउ विल नॉट गो विद ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल का एक क्वेश्चन मैंने करा दिया, अब हम जो भी करेंगे वो मॉडर्न के हिसाब से क्वेश्चंस करेंगे। That's all for the day बच्चों। I hope you guys learned properly and enjoyed the class. Thank you so much for joining. Bye bye, take care.